दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम की ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम बी से बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई किस बच्चे को बुक फॉलो करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और कैसे आप लोगों को बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको रिसोर्सेज के बारे में, सोर्सेज के बारे में, हर एक कंपोनेंट को कहां से प्रिपेयर करना है पता लगने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक बना रखी है, जहां पर आपको ईपीएफओ के पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, डिकोडेड सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में एंड सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व पीवाईक्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए, अपना ईमेल डालिए और आपको आपके ईमेल पे गाइड बुक रिसीव हो जाएगी। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जहां पर हम कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताना चाहूंगा, जो कि जरूरी है आप लोगों के लिए जानने। देखो, अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोग यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एपीएफसी एंड यू एग्जाम के बहुत सारे कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है हिस्ट्री एंड कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर काफी अच्छी हिस्ट्री एंड कल्चर आती है, इवन प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आपका जीएस 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर आता है, जीएस 2 में पॉलिटी आता है, प्रीलिम्स में भी आपको 10-12 क्वेश्चन दोनों कंपोनेंट्स के देखने को मिलेंगे। देन दोस्तों, आप साइंस भी अपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में प्रिपेयर कर रहे होते हो। आप इसके अलावा इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के साथ कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज के टॉपिक हो गए, ठीक है। फिर सीसेट में आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी प्रिपेयर कर रहे होते हो। इसके अलावा जो आईआरएन लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, इनके भी कुछ पोर्शंस को आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में पढ़ रहे होते हो। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स को ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सोर्स से कवर कर रहे हो, तो आप लोगों को बस एक बार पीवाईक्यूज को चेक करना है और जस्टिफाई करना है कि भाई जो सोर्स मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहा हूं, क्या उसको पढ़ के मैं यूपीएससी एपीएफसी के 2025 के, 2023 के, ईओ के 2023 के, 2021 के, 2017 के पेपर्स को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, और क्या पढ़ के मैं और अच्छे से कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अगर ये आप वेरीफाई कर लें, तो आप वही सोर्सेस जो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए फॉलो कर रहे हैं, वही सोर्सेज आप यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस केस में आपको इन कंपोनेंट्स के लिए सेपरेट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं वही यहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, भाई अगर आप ऑलरेडी एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम का, ईओ एग्जाम का कोर्स परचेज कर लिया होगा। आप यूपीएससी के, एपीएफसी और एग्जाम के लिए किसी कोर्स से प्रिपेयर कर रहे होंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कोर्स से, तो आपको फिर अगेन ये बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई क्या आपका जो कोर्स है वो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सोर्स की जो लिटमस टेस्ट है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो है पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। अगर किसी सोर्स को पढ़ के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपका सोर्स गुड इनफ है। तो यहां पर अगर आप कोई कोर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो आप पीवाईक्यूज के साथ उसको चेक कर लीजिए। अगर वो सही है तो उसको ही फॉलो करते रहिए। प्लस दोस्तों, जो बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं, आपको बहुत सारे और भी मेंटर्स बता सकते हैं कि इन्हीं बुक से आपको पेपर देखने को मिलेगा। देखो, आप जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं ना, वो यूपीएससी का ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एग्जाम है, और इसका लेवल बहुत अच्छा लेवल है, और पिछले कुछ सालों में तो लेवल इंक्रीज ही होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो गैप था, हम पहले कहते थे ना कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम अगर 21 है, तो एपीएफसी और ईओ एग्जाम 19 है, लेकिन अब ये गैप बढ़ता जा रहा है। और ये जो एग्जाम है, अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 21 है, तो ये 20.5 तक पहुंच गया है। तो यहां पर अब आपको जो लेवल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड इन एग्जाम्स के लिए कोई एक बुक या एक सोर्स कभी भी इनफ नहीं होता है। तो अगर आप बोलें कि भाई मैं अगर पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं, तो क्या 10 के 10 क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व हो जाएंगे? ना भाई, आप 7-8 तक पहुंच सकते हो, लेकिन 9 के 9 उस बुक से सॉल्व हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। और कितनी एक्स्ट्रा रीडिंग अपार्ट फ्रॉम द बुक्स आप करते हैं, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट आप करंट अफेयर को, डायनेमिक को रिलेट करते हैं विद स्टैटिक पार्ट, उसकी भी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी। तो यहां पर दिस बुक्स आर गुड फॉर योर फाउंडेशन। दे विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग अ बेसिक लेयर ऑफ द कंटेंट, कि भाई कैसे आपको जो है इस पे इंप्रूव करना है। लेकिन इसके बाद आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कैपेबल होंगे।
एंड दोस्तों एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पक्का बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल ना इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड का जमाना है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक सर्च करोगे, अगर मैं पॉलिटी की ही बात करूं जो मैं पढ़ाता हूं, तो आपको एम लक्ष्मीकांत लगभग हर 10 में से 7 बच्चों के मुंह से सुनने को मिलेगी। फिर कुछ वैज्ञानिक जो है वो आपको सुभाष कश्यप, डी बसु के भी जो है एग्जाम्पल देंगे। कुछ और भी बोलेंगे भैया पीएम बख्शी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्यूमेंट बेयर एक्ट वाला पढ़ लीजिए। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, मल्टीपल बुक्स पढ़ने से एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हर बुक 80 से 120 के बीच में होती है, कोई भी बुक 80 से कम या 120 से ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ना इज बेटर देन कवरिंग 10 डिफरेंट बुक्स फॉर वन कंपोनेंट। ट्रस्ट मी, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि भाई आप एक ही सोर्स को अच्छे से कवर कर लो। और दोस्तों ऐसा मैं क्यों कहता हूं, इसका रीजन ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, और आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, आपसे भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया होगा अलवर्स के रिगार्डिंग, तो अगर आप आंख बंद करेंगे, तो अगर एक सोर्स आपने 10 बार पढ़ा होगा ना, तो आपके दिमाग में वो इमेज क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार ये मैंने वहां पे पढ़ा था, और फिर आप राइट आंसर तक पहुंच भी पाओगे। लेकिन अगर आंख बंद करते ही एक बुक नितिन सिंघानिया की इमेज बन रही है, एक एनआईओएस के नोट्स की इमेज बन रही है, एक आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की इमेज बन रही है, भाई कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर एक रिसोर्स इज बेटर देन कवरिंग 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स बुक्स। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि आप राइट सोर्स को ही 10 बार पढ़ें, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि हम बहुत ना जल्दी में हाई मोटिवेशन में कोई भी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद रियलाइज होता है कि यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो डायरेक्ट बुक्स पे पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़े से जो है मंत्र बता रहा था, ताकि आप बुक्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बुक लिस्ट जो मैं बताने वाला हूं कौन से बच्चे के लिए है। देखिए उस बच्चे के लिए है जो कि अपने आप से मतलब सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करने की सोच रहा है, विदाउट कोचिंग नहीं लेना चाह रहा, एंड नीड अ रिलायबल एंड स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जानना चाहता है कि भाई जहां पर उसको बहुत ज्यादा मैनोवरिंग खुद से ना करनी पड़े, उसको चीजें एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मिल जाएं और उसको किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े। उन बच्चों के लिए मैं बुक लिस्ट बता रहा हूं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने की सोच ही रहे हैं, तो दोस्तों फिर कोचिंग के मटेरियल पे आप ज्यादा डिपेंडेंट रहे, क्योंकि किसी कोचिंग का भी जो मटेरियल है, ट्रस्ट मी, वो इन्हीं बुक से बनता है। क्योंकि कोई भी यहां पर अपने आप से ज्ञान नहीं लेकर आता, वो डिफरेंट बुक्स पढ़ के ही चीजों को कंपाइल करता है। तो कहीं ना कहीं जो बुक्स में आप कंटेंट पढ़ेंगे वही आपको कोचिंग की मटेरियल्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बुक लिस्ट आपको समझ आ गई। दूसरी बात की बुक लिस्ट हमने कैसे आपको जो है बताने की सोची है, कहां से हमने ये लिस्ट खुद प्रिपेयर करी है। तो इन बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हमने खुद पीवाईक्यू की एनालिसिस कर रखी है। हमारे पास और कोई जो है भगवान का आशीर्वाद नहीं है कि भाई आपको बुक्स ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगी। हमने पीवाईक्यू की एनालिसिस करी है और डिफरेंट बुक्स को देखा है, और पिछले कुछ सालों से जब इन एग्जाम्स को हमने गो थ्रू किया, तो वी हैव फाइनलाइज्ड कि भाई ये बुक्स ऐसी हैं जिनको बच्चे फॉलो करके इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया, अब मैं आपको बुक्स के बारे में वन बाय वन बताना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट की, जिसका आपको जो नाम है एपीएफसी एग्जाम में, वो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नाम है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट पेपर में आपको इंडियन पॉलिटी के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां पर गवर्नेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, from my UPSC experience and from last 5 years of teaching, I have identified that Lakshmikant is one of the best book to cover Indian polity component for these sort of UPSC exams। तो यहाँ पर आप एम लक्ष्मीकांत को जो है ट्रस्ट कर सकते हैं, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, और ये बुक का लेटेस्ट एडिशन आप लोगों को परचेज करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है। और दोस्तों यहाँ पर एपीएफसी और एग्जाम के लिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें अराउंड 80 के अराउंड चैप्टर हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर 55-56 चैप्टर्स जो है आइडियली इसमें पढ़ने चाहिए। कुछ चैप्टर्स जो एंड में है लगभग 65 के बाद, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको पहले ही कवर हो रखा है, उन्होंने बाद में एक्सप्लेन और कर दिया है, तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सारे के सारे 80 चैप्टर पढ़ो। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस बुक की यूटिलिटी क्या है एग्जाम के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटी के अगर हम ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन माने इन यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो 10 में से पिछले कुछ सालों में हमें 8 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्ष्मीकांत से देखने को मिल ही रहे हैं। अगर आप 2023 में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर कमेटी की रिकमेंडेशन, या फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन हो गया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन हो गया, अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो वो लक्ष्मीकांत से स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो रहे हैं। तो ये बुक आपके लिए काफी अच्छी है अगर अपने इस कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, जो कि बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री है। अब दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट कंपोनेंट है, ठीक है। आप जो है यहाँ पर शुरुआत करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल से, फिर आप धीरे बढ़ के इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप लोगों को शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन मिल जाएगी,
आप लोगों को पूनम मैडम की बुक मिल जाएगी, आप लोगों को जो है विपिन चंद्रा सर की जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है वो बुक मिल जाएगी, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, बट अगर आप इन सभी बुक्स को ना पढ़ने की बजाय इनकी जिस्ट पढ़ना चाहते हो, एक समराइज्ड कंटेंट पढ़ना चाहते हो जहां पर सारे बुक्स का कंटेंट मैच हो रहा हो, प्लस जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट कर रखी हो, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम की बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। दिस बुक इज वेरी गुड फॉर स्पेशली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर करी गई हैं। थोड़ा सा पढ़ने में आपको स्टोरी लाइक नहीं फील होगा, क्योंकि दिस बुक इज समथिंग लाइक कुंजी, ठीक है, थोड़ी सी कुंजी टाइप की है, बट ट्रस्ट मी वर्थ इट है इसको रीड करना, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आप काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं, अगर हम फिर भी 4-5 क्वेश्चन लेके चलें तो आप 3+ क्वेश्चन मान के चलिए कि आप इस बुक से टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो फ्रीडम स्ट्रगल की हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और दोस्तों इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो रिलेशन है वो आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के साथ देखने को मिलेगा। आप आर्ट एंड कल्चर आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी यूपीएससी बैकग्राउंड का बच्चा है वो जानता है कि जब भी हम एंशिएंट किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक गुप्ता एम्पायर, मगधा एम्पायर, हर्षवर्धना, या फिर पल्लवास, चोलास, काकटियास, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनका जो एक पूरा रूल था उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है आर्ट एंड कल्चर, कि भाई इन्होंने अपने रूल के टाइम पर क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स करें। तो यहां पर आप आइसोलेशन में आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी ने इस कंपोनेंट का जो नाम रखा था वो रखा था इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो यहाँ पर कल्चर एंड हेरिटेज है, तो आपको जो क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे ना वो सिर्फ कल्चर के नहीं, इसके साथ साथ आपको थोड़े एंशिएंट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसे 2023 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग पायला डायनेस्टी। ठीक है, और भी इन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे इन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर सकते हैं, बट इस बुक को कहीं ना कहीं आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11th की एससीईआरटी है, ठीक है, उसके साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए। जब आप फॉर एग्जांपल इस बुक में आप चोला डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जब आप आर्ट एंड कल्चर में उनकी जो है आर्किटेक्चर को पढ़ चुके होंगे तो आपको रिलेट करना आसान होगा और आपको समझ आएगा कि भाई किस कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट्स हुई थी। तो आर्ट एंड कल्चर इज नॉट एन आइसोलेटेड कंपोनेंट, इसको आपको कहीं ना कहीं एंशिएंट और मिडिवल के साथ मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की बुक फॉलो कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जैसे 2023 में 25 में बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है, 2023 में एलोरा के ऊपर, अजंता के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, देन देयर वाज क्वेश्चन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। देन नॉर्थ वेस्टर्न पॉटरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं, आप इस बुक पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों नेक्स्ट है जर्नल साइंस। देखो जर्नल साइंस बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें शायद नहीं चाहिए, आराम से हो जाएगा, बट अगर आप पेपर में क्वेश्चन देखें तो 2015 के बाद से साइंस का लेवल हर साल इंप्रूव होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। और यहाँ पर कहने को तो बेसिक साइंस आती है, जनरल साइंस आती है, क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी वाली साइंस आती है, बट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी जो पकड़ है साइंस पे वो काफी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग के लिए आप 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आप सिमिलर कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर साइंस में प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट रीडिंग। यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद 6 से 10th की जनरल साइंस की ऑब्जेक्टिव कोई भी बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की भी बुक आती है, इनको सॉल्व पक्का, क्योंकि यहाँ पे ना कंटेंट की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये वाला पोर्शन साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन दो बुक्स को मिलके जो है एग्जाम में जनरल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। और जनरल साइंस के भी एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इन बुक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं विद एप्लीकेशन, मतलब विद प्रैक्टिस, तो आप 8 क्वेश्चन इजीली टारगेट कर पाएंगे। इतना इन बुक्स में पोटेंशियल है। आगे बढ़े, अगली बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। दोस्तों एज सच ना इंडियन इकोनॉमी एपीएफसी और ईयू एग्जाम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिल रही जितनी कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इसको देखते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम में हमें 8-9 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। देन इसके पैरेलली हमें जीएस 3 में भी जो है देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स। सिमिलर अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करें, नबार्ड ग्रेड ए की बात करें, वहां पर तो स्पेशल ईएसआई कंपोनेंट है। बट इकोनॉमिक्स इन यूपीएससी एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन उतनी डोमिनेटिंग नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहां पर आपको हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से, लेटेस्ट अगर मैं कुछ सालों की बात करूं। और कोई डेडिकेटेड ऐसी बुक भी नहीं कि जिसको आप पूरा फॉलो कर लें और सही पेपर आए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं भाई आप रमेश सिंह पढ़ लो, तो रमेश सिंह बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है कि भाई आप इतना ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करो और आउटपुट बहुत कम आए। तो इसके लिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक्स में आप एक तो इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी और एक क्लास 12th की एनसीईआरटी है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके साथ आप अगर मृणाल सर के लेक्चर देख लेते हैं
और करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। अब ये इंटीग्रेशन वाला पॉइंट मैंने क्या बोला, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने इस बुक से जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी तो आपको रेपो रेट के बारे में पता लगा कि भाई रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। आपको रिवर्स रेपो रेट के बारे में पता लगा, आपको सीआरआर के बारे में पता लगा, आपको एसएलआर के बारे में पता लगा, आपको बेसिक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पता लग गए, ठीक है। अब मान लो कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज करता है और एक नया टूल लेकर आ जाता है, तो यहां पर ये इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी कि भाई ये टूल यहां पर कैसे हेल्प कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पे इकोनॉमिक्स को आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, पीडीजी की बात करते हैं। देखो, पीडीजी में जो कंपोनेंट है इसको डेवलपमेंटल इश्यूज का नाम देता हूं, क्योंकि ये पहले पीडीजी के नाम से था 2023 में, लेकिन अब ये डेवलपमेंटल इश्यूज के नाम से है। और यहां पर भी आपको डेवलपमेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे, अलोंग विद स्लाइटली पॉपुलेशन डाटा। तो यहां पर आप क्लास 11th की एनसीईआरटीज, क्योंकि 2015-17 में इन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के भी, तो कुछ केस में आपको करने पड़ सकते हैं। सिर्फ 2-3 चैप्टर, एक रिवर्स वाला चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम वाला और एक माउंटेन वाला चैप्टर, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा आप जो है इसमें भी करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक से आपको जो है क्लास 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अगेन यहाँ पर भी आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनसे डेवलपमेंट रिपोर्ट्स लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो कवर करने पड़ेंगे। तो ये भी एक छोटा कंपोनेंट है। ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक नहीं है। लेकिन अब जो हाई फाई टॉपिक आपको दिख रहा है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। दोस्तों ये 2 पार्ट है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन है, एक लेबर लॉ है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए एक बुक है प्याली घोष एंड शिफाली नंदन। यहाँ पे इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर दी आईआर पार्ट ओनली, नॉट फॉर लेबर लॉ पार्ट, ठीक है। और आईआर ना आपको टफ नहीं लगेगा, और इस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी चीजें जो है क्लियर भी होंगी। बट यहाँ पर आईआर वाले पोर्शन में मैं आपको एक ही पॉइंट बोलूंगा कि कई बार आपको डिफरेंट जगह पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट देखने को मिलती है, तो आपको एक सोर्स पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, बट कुछ इंफॉर्मेशन को आपको वैलिडेट भी करना पड़ेगा। तो वैलिडेशन आप नोट्स के साथ, क्विज के साथ कर सकते हैं। जब वो क्विज में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं भाई मेरी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। बट अदरवाइज दिस बुक इज गुड इनफ टू कवर आईआर वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट। देखो, लेबर लॉ और लेबर कोड्स ये एक ऐसी सिचुएशन है बच्चों के बीच में जो उनको काफी कंफ्यूज कर रही है। अब क्योंकि 21 नवंबर 2025 के बाद से लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हो गए। लेबर कोड्स, अब क्योंकि लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हो गए तो लोगों को लग रहा है कि सर लेबर लॉ पढ़ने जरूरी है अपकमिंग एपीएफसी या ईओ एग्जाम के लिए। कहीं लेबर कोड से सारा पेपर अगर हमने लेबर लॉ पे वैसे ही मेहनत कर ली तो वे मेहनत वेस्ट हो जाएगी। देखो, अभी जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इस टाइम पर हैं उनमें ये बोला गया है कि जब तक ये लेबर कोड्स फुली इंप्लीमेंट नहीं हो जाते हैं, वी आर नॉट रिपीलिंग द लेबर लॉस। तो लेबर लॉस को भी रिपील नहीं किया गया, दे आर ऑलरेडी इन इंप्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद लेबर कोड्स। बट लेबर कोड क्योंकि फुली तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए तो ये उनको जो है थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने में। तो लेबर लॉस इस बार के एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। देयर आर अराउंड 12 लेबर लॉस जो कवर करने जरूरी हैं। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कवर द लेटेस्ट 4 लेबर कोड्स इन डिटेल। पहले आपने शायद उतनी डिटेल में प्रिपेयर नहीं किया होगा, लेकिन अब लेबर कोड्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और आपको कहां पे मिलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे, या फिर आपको इंडिया कोड पे ये लेबर लॉस हिंदी या इंग्लिश भाषा दोनों में मिल जाएंगे। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी के जो 5 एक्ट थे वो भी आपके अब लेबर कोड्स का पार्ट बन गए, ठीक है। जैसे हमारा जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट था या फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था, तो इनमें से कुछ को आप लेबर कोड्स में देखेंगे और कुछ आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ईपीएफ एक्ट आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अलग से कवर करना पड़ेगा। बाकी जो 3 एक्ट ना वो आपके यहाँ पर मर्ज हो गए हैं। तो सोशल सिक्योरिटी वाला पोर्शन भी आपको एक्ट के थ्रू ही, कोर्स के थ्रू ही कवर करना पड़ेगा। अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अकाउंटेंसी। दोस्तों काफी बच्चों को इस कंपोनेंट में दिक्कत होती है क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड हमारा नहीं होता है, ठीक है। और ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान इसलिए भी करता है कि बाकी कंपोनेंट्स ऐसे लगते हैं कि यार थ्योरी है, पढ़ के समझ आ जाएंगे, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल कंपोनेंट जहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। 2023 में 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे थे। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए पहले तो मैं कहूंगा कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड मेरा यह कि भाई डरो मत। दिस कंपोनेंट इज मोर स्कोरिंग देन योर हिस्ट्री एंड पॉलिटी कंपोनेंट, ट्रस्ट मी। जब आप इस कंपोनेंट को कवर कर लेंगे ना तो आप पाएंगे कि यार जितनी इन्वेस्टमेंट आपने यहां पर करी है ना, उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ तो आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी में 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते, बट यहां पर आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतनी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इसके लिए आप डीके गोयल की बुक फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन आल्सो स्टडी क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटीज ऑफ अकाउंट्स, दे आर क्वाइट गुड। एंड डीके गोयल उन्हीं को सिंप्लीफाई कर रही है
तो आप ये भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के लिए ऑडिटिंग में आपको टी एन शर्मा की बुक से कुछ लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। वो चैप्टर्स कौन से हैं वो पता करने के लिए आपको एक गाइड बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको उन चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और इंश्योरेंस के लिए एक IRDAI की वेबसाइट है, वहां पर एक गाइड बुक दे रखी है उन्होंने 70-80 पेजों की, उससे आपका इंश्योरेंस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। लगभग 1/3 पेपर आपके एग्जाम का इन कंपोनेंट से आपको देखने को मिलेगा। तो क्वांट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CGL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप UPSC CSET की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो एक बार PYQ सॉल्व करके चेक करिए कि भाई आपका सोर्स सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स सही नहीं है तो फिर आप RS अग्रवाल सर की बुक फॉलो करके इस टाइप के क्वेश्चन जो इन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दिस बुक इज गुड इनफ। बट अगर आप अपने कोर्स से ही चीजों को समझ के आ रहे हैं तो आप उसकी भी एप्लीकेशन देख सकते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग, अगेन RS अग्रवाल की बुक आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप SV बख्शी सर की बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वोकेबलरी पार्ट ज्यादा आता है, तो वो सारे के सारे पोर्शन को यहाँ पर ये बुक अच्छे से कवर करती है। यू कैन ट्रस्ट, यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर बुक। एंड दोस्तों लास्ट में एक कंप्यूटर अवेयरनेस का कंपोनेंट बचेगा। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि यहाँ से भी आपको सारे टॉपिक कवर करने का मौका मिलेगा। और एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं अलॉन्ग विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, उनमें आप 7 से 8 क्वेश्चन इस बुक को कवर करके आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस बुक इज समथिंग जहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट में करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर पहले तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट इसलिए क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत कुछ प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पर करंट अफेयर में पहले तो आपको ये बोलूंगा कि एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एग्जाम डेट से पहले के 6 महीने, ऐसा नहीं कि अभी से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे अगर मान लो नोटिफिकेशन आती है, मैं 2025 का सिनेरियो लेके समझाता हूं आपको। नोटिफिकेशन आई थी 29 जुलाई 2025 को, एग्जाम था 30 नवंबर 2025 को। तो आपको 30 नवंबर 2025 से 6 महीने पीछे आना था, मतलब मई से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने थे। इतने करंट अफेयर इनफ होते हैं। फिर यहाँ पर आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट जब एग्जाम पास आएगा तो वहां पर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए, फिर उनकी मैराथन्स को देखना चाहिए। करंट अफेयर में आपकी जो डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ डायमेंशन ऑफ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। और करंट अफेयर के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर अभी आप टिल नोटिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर दी कंप्लीट बुक लिस्ट जो आपको हेल्प कर सकती है एक फाउंडेशन बिल्ड करने में। लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस, रिवीजन और क्विज के थ्रू खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।